मुझे लगता है मुझे आपको शायद कोमा बढ़ा दिया था कल, है ना? कोमा तो बढ़ा दिया था। एपिलेप्सी भी हो गई, पैराप्लेजिया हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, पार्किंसन डिसीज हो गया। नाउ नेक्स्ट, विल्सन डिसीज। विल्सन डिसीज, ये भी जो मैंने कल बताया था, बेसल गैंग्लियन, है ना? आप लोग रिवाइज कर रहे हो ना? सीएनएस का भी टेस्ट होगा बुधवार या गुरुवार, ठीक? क्योंकि ये आज या मंडे को खत्म हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, भैया माइक ऑफ कर लो। नर्वस सिस्टम, और उसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं विल्सन डिसीज। ये बड़ा ऑब्वियस सी बात है, विल्सन नाम के डॉक्टर साहब है, उन्होंने खोजा होगा, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अ, इस बीमारी में कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं होता है। अब कॉपर यदि प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं होगा तो साला जमा होगा शरीर में। कोई भी चीज आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वो इकट्ठी होगी। यदि आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हो तो पैसे इकट्ठे होने लग जाएंगे, है ना? जैसे कैल्शियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा हो तो किडनी स्टोन बन जाते हैं। बिलिरुबिन बिलीवर्डिन प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो तो गॉल स्टोन बन जाते हैं। तो कॉपर का जो प्रॉब्लम है, और उसका एक जो एंजाइम होता है, सेरिल सेरुलोस्पाज्मिन, इसकी गड़बड़ की वजह से हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन, यानी कि लीवर की भी इस बीमारी में वाट लगती है। मैं विल्सन डिसीज पढ़ा रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर लो। हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन, यानी इस विल्सन डिसीज में कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से लीवर एज वेल एज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस यानी कि बेसल न्यूक्लियाई, उसमें डिजनरेशन होने लग जाता है। तो समस्या वही आएगी जो पार्किंसन डिसीज में भी थी। ऑटोमेटिक एसोसिएट मूवमेंट नहीं होगी, खड़े रहने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, गेट अनसर्टेन हो जाएगा, हाथ पांव धूजेंगे, ट्रेमलिंग होगी, वो सब होगा, मोटर फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। साथ साथ में एक यहाँ पे एक रिंग बनती है, इसे कैशर फिशर रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैशर फिशर रिंग। ये खूब एमडी इंटर्न एग्जाम में पूछते हैं कि कैशर फिशर रिंग फाउंड इन, तो आंसर है विल्सन डिसीज। मुझे इसके पहले वाले एनआरएचएम में भी विल्सन डिसीज से क्वेश्चन आया था कि इनमें से क्या सही है। कॉपर ब्लड में बढ़ जाता है, घट जाता है, यूरिन में बढ़ता है, घटता है, और सेरेब्रोस्पाज्मिन से भी संबंधित एक दो ऑप्शन और थे। तो मैं आपको बताता हूँ विल्सन डिसीज। जो मोटे तौर पे आपको ध्यान रखना है, वो एक चीज ध्यान रखना है, कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से लीवर की भी वाट लग रही है, लीवर में जमा हो रहा है कॉपर तांबा तो, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बेसल न्यूक्लियाई की भी वाट लग रही है, क्योंकि कॉपर जहां इकट्ठा होगा वहां ये जहर है। तो जेनेटिकली डिटरमाइंड डिसीज ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म, कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, रिजल्टिंग इन डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज कॉर्पस स्ट्राइटम? व्हाट इज अ कॉर्पस स्ट्राइटम? कोई बताएगा? हम विल्सन डिजीज पढ़ रहे हैं, कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, एनआरएचएम में 2 बार इस पे से क्वेश्चन आए हैं। तो विल्सन डिसीज में कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से बेसल न्यूक्लियाई की वाट लगती है और लीवर की, इसलिए इसको हिपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन ही बोलते हैं विल्सन डिसीज को। उसका सिनोनिम है, आप बुक में देख भी पा रहे हो। तो कॉर्पस स्ट्राइटम डैमेज होता है इसमें। कॉर्पस स्ट्राइटम क्या है? कोई बताएगा? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? कॉर्पस स्ट्राइटम इज अ पार्ट ऑफ बेसल न्यूक्लियाई, जो मैंने कल बताया था। कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को एक साथ कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को एक साथ कॉर्पस स्ट्राइटम बोलते
तो कार्बस स्ट्रैटम डिजेनरेट हो जाता है, यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस दोनों। सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर भी सड़ जाता है, नेक्रोज्ड, फाइब्रोज, सिरोसिस। और कॉर्निया में एक ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन इकट्ठा होने लग जाता है। कभी आप तांबे के ऊपर है ना थोड़ा नींबू की 1-2 बूंद डालना, ये सब वो एक पैरेट ग्रीन कलर होने लग जाता है। इस तरह ग्रीनिश डिस्कलेशन मिलते हैं आंखों में, कॉर्निया में एक रिंग बन जाती है जिसे कैशर फिशर रिंग बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो, एक ऐसा पॉइजन है जिसमें भी इस तरह की एक रिंग बनती है, कोई नाम बताएगा? एक पॉइजन है जिसमें अगेन कॉर्निया में एक रिंग बन जाती है, लेंस में मटेरियल इकट्ठा होने की वजह से हमारी आंखों में एक रिंग बन जाती है। एक पॉइजन है, लेंस के अंदर एक चीज डिपॉजिट हो जाती है। एक पॉइजन है, नाम बताओ। नहीं मालूम? मर्क्यूरियल लेंटिस बोलते हैं मरकरी पॉइजन में। आप लोग पढ़ लेना मरकरी पॉइजन। वैसे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में पीछे है पॉइजन, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सेकंड ईयर का सिलेबस है क्योंकि वो, बट इसमें इस बुक में भी मिल जाएगा जो दास संबंध पढ़ रहे हैं। तो विल्सन डिजीज में 3 चीजें समझ में आ गई आपको। कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से पहला कॉर्पस स्ट्रैटम की वार्ड लगी, बेसल न्यूक्लियाई की ब्रेन में। दूसरा लीवर की वार्ड लगी, और कॉर्निया में हरी हरी रिंग बन रही। इट इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अभी इस साल हमको एनआरएचएम में क्वेश्चन फिर आया था कि इनमें से कौन सी बीमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या इनमें से कौन सी बीमारी ऑटोसोमल रेसेसिव है। ठीक है, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है। आपको ये तो मालूम है ना ऑटोसोम क्या होते हैं, एलोसोम क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होते हैं, रेसेसिव क्या होते हैं, पता होगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 13 में ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस बीमारी को विल्सन डिसीज बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, इसके पहले वाले एनआरएचएम में क्वेश्चन आया था, सुना बताता हूँ। इन दिस डिसऑर्डर excessive amount of copper is absorbed from small intestine but decrease excretion। तो जीआईटी से एब्जॉर्ब तो कॉपर खूब हो रहा है, लेकिन साला वो मेटाबलाइज नहीं हो रहा है, वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो जमा होगा लीवर में, लीवर की सिरोसिस करवा देगा। वो जमा होगा बेसल गेंग्लियन में, बेसल न्यूक्लियाई में, उसकी वार्ड लगा देगा। किडनी, ब्रेन, कॉर्निया सब जगह जमा होगा। सिम्टम तो कोरियो फॉर्म मूवमेंट मिलती है, हाथ पांव धुचते हैं। इसको बोलते हैं विंग बिटिंग फ्लैपिंग ट्रेमर। जैसे कबूतर वबूतर फड़फड़ाते हैं ना, इस तरह के क्या मिलते हैं? ट्रेमर मिलते हैं। विंग बीटिंग फ्लैपिंग ट्रेमर बोलते हैं, विल्सन डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है। ठीक है, पार्किंसन रिजिडिटी मिलती है, पूरा चेहरा ऐसा ब्लैंक हो जाएगा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं। ठीक है, सारे मोटर रिफ्लेक्स गड़बड़ा जाएंगे, पेशेंट इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और तो और सिरोसिस के भी सिम्टम मिलेंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा सिरोसिस में पीलिया हो जाएगा ना, असाइटिस हो जाएगा ना, भूख नहीं लगेगी ना, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी ना, सब आप जानते हो। और हमारी आंखों में क्या मिलेगा? कैशर फिशर रिंग। ये मैंने कहीं का बार बोला है, तो आप ध्यान रखना। अब जो एनआरएचएम में आया था, ब्लड एग्जामिनेशन शो लो सीरम कॉपर, क्योंकि वो डिपॉजिट हो रहा है ना। तो ध्यान रखना, दिमाग गलती से ये ना सोच ले कि यार कॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रहा है तो ब्लड में बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉपर का लेवल सीरम में कम रहेगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड सीरिलो में स्पाज्मिन, सेरिलो स्पाज्मिन, सेरोप्लाज्मिन जो है ये भी कम मिलेगा। तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते नहीं थे, उल्टे थे। यूरिन शो हाई अमाउंट ऑफ कॉपर, यूरिन में कॉपर बहुत निकल भी रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। सीरम में कॉपर कम, सेरुलोप्लाज्मिन कम, यूरिन में कॉपर ज्यादा। ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आया था एनआरएचएम में, बिल्कुल ध्यान रखना। ट्रीटमेंट, आप में से कितने लोगों ने चिलेटिंग एजेंट नाम सुना है या जानते हैं? बताइए मुझे कोई। व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट? यस सर, सुनना है। सर सुना है। क्या सुना है? चिलेटिंग एजेंट सर। अरे क्या सुना उसके बारे में, गधो?
सर बाल डम्सा डम्पस एडीटीए पेनिसिलामाइन होते चिलेटिंग एजेंट, पॉइजन में देते हैं सर अपन। सही है, ये मेटल पॉइजन के एंटीडोट है। ब्रिटिश इंटेलिवेसाइट यानी बाल, डाइक्लोब्रोमाइड, सर पेनिसिलामाइन और एडीटीए, ये चार होते हैं। तो ये मेटल पॉइजनिंग का एंटीडोट है, आपको ये ध्यान रखना है जिंदगी भर। ठीक है, चलो। तो बाल, पेनिसिलामाइन, कैल्शियम एडीटीए, ये एंटीडोट है, तो ये देना है क्योंकि इसमें भी कॉपर टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, बाकी डाइट में लेग्यूम्स वगैरह, शेलफिश ना खाएं जिसमें कॉपर ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी लीवर ट्रांसप्लांट कराओ यार भैया, क्या कर सकते। और मुझे लगता है पूरे फैमिली मेंबर्स को भी स्क्रीन करना चाहिए कि उनको तो ये क्रोमोसोमल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि है तो ये जेनेटिक। तो इट इज ऑल अबाउट विल्सन डिसीज। नाउ शिडेम्स कोरिया, मैं जरा डीप में नहीं जाऊंगा, बट ये नाम आपने किस बीमारी में सुना है, कोई बताएगा? शिडेम्स कोरिया, कहाँ सुना है? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनआरएचएम एमडी में तो इंटरनल एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप लोगों को मैंने रूमेटिक हार्ट डिसीज पढ़ाया था, जो लोग पुराने हैं, और उसमें मैंने बताया था जोन्स क्राइटेरिया, JONES। उसमें एस क्या था? सिडेम्स कोरिया, कोरिया माइनर। नहीं याद आया? पढ़ोगे तो याद रहेगा। दिस इज एन एक्यूट एपिसोड ऑफ द इनवॉलेंट्री मूवमेंट ड्यू टू लेसन ऑफ बेसल गैंग्लियन। तो ये भी बेसल गैंग्लियन की प्रॉब्लम है, एसोसिएटेड विथ रूमेटिज्म। तो ये रूमेटिक हार्ट डिसीज में मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, वजह ओसीपीज, प्रेगनेंसी, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, क्लाइमेट। बट ये बच्चों को ज्यादा होता है क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन से होता है। इसमें आपको क्या मिलता है? तो एज 5 से 15 साल की उम्र में मिलता है, महिलाओं को ज्यादा होता है, थोड़ा सा शुरुआत में साइकिक डिस्टर्बेंस मिलते हैं, बट इनवॉलेंट्री मूवमेंट मिलती है, जर्की मूवमेंट। शिडेम्स कोरिया, आप चाहो तो यूट्यूब पे इसका वीडियो देख सकते हो, जिंदगी भर नहीं बोलोगे शिडेम्स कोरिया क्या होता है। ठीक है, चलो। प्रोग्नोसिस अच्छी है, एंटीबायोटिक दो, ठीक हो जाएगा, आराम करवाओ। और ट्रंकलाइजर दे दो, एकदम से जब झटके आ रहे हो तो डाइजीपाम देके सुला दो, कोई ऑप्शन नहीं। और एंटीबायोटिक देना पड़ेगा क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिसीज की वजह से होगा। ठीक है, चलो, हचिंसन कोरिया नहीं पढ़ना। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाओ आगे। कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS, ये आप जानते हो, हम लोगों ने अभी विल्सन डिसीज पढ़ा था। कॉपर एब्जॉर्प्शन तो बढ़ जाता है, बट वो प्रॉपर एलिमिनेट नहीं हो पाता, तो वो लीवर में, बेसल गैंग्लियन में डिपॉजिट हो जाता है, और लेंस में कैशर फिशर रिंग बनती है, ध्यान रखना विल्सन डिसीज में। और इन्वेस्टिगेशन में तीन मेन चीजें मिलती है। एक मिलता है कि सीरम कॉपर लेवल कम मिलेगा, स्टेरिलोप्लाज्मिन लेवल भी कम मिलेगा, और यूरिन में कॉपर ज्यादा एक्सक्रीट होगा। ये इससे पहले वाली एनआरएचएम में क्वेश्चन आया था। और काइशर फिशर रिंग मिलती है विल्सन डिसीज में, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद मैंने शिडेम्स कोरिया पढ़ाया। रूमेटिक हार्ट डिसीज के अंदर एक जोन्स क्राइटेरिया मिलता है, JONES। J फॉर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, आर्थराइटिस। O फॉर O शेप्ड हार्ट, पेनकार्डाइटिस। N फॉर एरिमा नोडोसम, नोडुल बन जाते लाल लाल। E फॉर एरिमा मार्जिनेटम, जॉइंट्स में लाल लाल चकते बन जाते हैं। और S फॉर शिडेम्स कोरिया, पूरी बॉडी कप कप आती है। अब मैंने तीसरा टॉपिक स्टार्ट किया है, कार्पल टनल सिंड्रोम, CTS। तो आप सब जानते हो, इनॉट में थोड़ी बहुत तो बड़ी होगी। ये पीसी फॉर्म है, ये जो भी और कार्बल बोन है, ये ना छोड़ो आपसे। आप ये जरूर ध्यान रखते हो कि यहाँ पे एक फाइब्रस बैंड है जिसको बोलते हैं फ्लेक्सर एडिनाकुलम। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सर एडिनाकुलम। और फ्लेक्सर एडिनाकुलम
और जो कार्बल बोन होती है, नाम सुना है कि ट्राइकोलेटरल, हेमेट, स्केफाइट, याद आ रहा है, ट्रेपेजियम सुना तो होगा, पीसीफॉर्म। तो तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और जैसे मान लो ये कार्बल बोन है और ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक है, ये देखो ये, तो क्या हो रहा है, बीच में आपको एक गैप दिख रही है, इससे गुजरती है मीडियन नर्व। तो ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है और ये कार्बल बोन है, तो एक बीच में ऐसा लगता है कि सुरंग है जिसको कार्बल टनल बोलते हैं। और कभी कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या गैंग्लियन की वजह से, स्वेलिंग की वजह से, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की थिकनिंग की वजह से, या वॉट एवर, ये कार्बल टनल कंप्रेस हो जाए तो मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो ये जो दो उंगलियां जिसे सप्लाई करती है वो पैरालाइज्ड हो जाएगी, सेंसरी लॉस हो जाएगा, मोटर लॉस हो जाएगा, ठीक है, ये आपको देखने को मिले। तो ये सीटीएस है, कार्पल टनल सिंड्रोम। इट इज सिंड्रोम ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व इन कार्पल टनल। महिलाओं को ज्यादा होता है, वजह है प्रेगनेंसी, मेनापोज, गैंग्लियन। ये तीनों बीमारियों महिलाओं को ज्यादा होती है। गैंग्लियन जानते हो, रिस्ट विस्ट में सूजन आ जाता है, टीबी, डायबिटीज, एक्रोमेगेली, मिक्सोडीमा। हार्मोनल बीमारी ज्यादा किसको होती है, महिलाओं को, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट। तो ये सभी की वजह से सीटीएस हो सकता है। मिडिल एजेड फीमेल को ज्यादा होता है, 35 30 साल 40 साल की उम्र में। टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी उंगलियों में, है ना। और ग्रेजुअली सिम्टम विल अपीयर इवन ड्यूरिंग डे टाइम। शुरुआत में सिम्टम रात रात को ही मिलते हैं, बट अब दिन में भी चालू हो जाएंगे, टिंगलिंग, नमनेस, है ना, एकदम गर्म ठंडा लगेगा, ठीक है, प्रिकिंग पेन होगा, सूजन बनने लग जाएगा उंगलियों में। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है, बट पैरालाइज्ड कंडीशन जरूर आपको लिख के आना है। और फाइन मूवमेंट जो होती है उस हैंड की, अफेक्टेड हैंड की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, पेंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, कोई पियानो व्यानो बजाते हो वो गड़बड़ा जाएगा, कढ़ाई बुनाई जो होती है लड़कियों की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ट्रीटमेंट आराम करे, स्प्लिंटेज बांध दे भले, बाकी स्टेरॉइड के इंजेक्शन डायरेक्ट घुसाना पड़ता है सूजन वगैरह उतारने के लिए। डायरेटिक्स दे सकते हो, लेसिक्स, फ्लूजेमाइड, जिससे सूजन उतरे और कॉस्ट को ठीक कर, अदरवाइज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मेरी आवाज थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, मैं 4 एक दिन से गला थोड़ा ज्यादा ही खराब है। तो माइग्रेन की बात करते हैं। माइग्रेन यानी कि इंटेंसिव हेडेक, और उसके साथ में कुछ और भी सिम्टम्स मिलते हैं। माइग्रेन के बहुत मरीज आएंगे हमारे पास, क्योंकि एलोपैथ के पास का कोई इलाज नहीं है। वो बोलेंगे जिंदगी भर डिस्प्रिन खाओ, जब माथा दुखे तब ये ले लो। न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहले खूब खूब ठुकाते हैं, खूब 2 2 5 5 साल इलाज लेते हैं, फिर वहां जब वो होप को लॉस करते हैं देन हमारे पास आते हैं। बट उनकी एक गलत बात है मरीजों की, न्यूरोलॉजिस्ट के पास में 10 साल से इलाज ले रहे थे, गोली छोड़ी अगले दिन माथा दुखने लग जाता था, लेकिन अपने यहाँ आएंगे 15 दिन में, डॉक्टर साहब कोई फर्क ही नहीं मालूम। वो 15 दिन में क्योर होना चाहते हैं, थोड़ा चमका देना कि ऐसी कैसी, 10 साल तो नहीं मांग रहे, 10 महीने तो दो, जड़ से बीमारी ठीक कर। बट आते हैं, अब आजकल लोग समझदार हो गए। दिस इज अ फॉर्म ऑफ द रिकरेंट पेरोक्सिमल हेडेक। बार 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 एक पर्टिकुलर पेरोक्सिम आता है, एकदम सर दर्द का एक एपिसोड आता है, कन्फाइंड टू द वन साइड ऑफ हेड, बिगिनिंग इन द चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जनरली ये जो टीन एज जो होती है ना, उस उम्र में ज्यादा होता है, 13 14 15, जिसमें हम इमोशनल थोड़े से एडोलसेंट होने के साथ में हमारी बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, हमारे में बहुत ज्यादा प्रोफाउंड बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, साइकिक चेंजेस होते हैं। इस दौर में यदि हम थोड़े से इमोशनली आउटबस्ट हो जाए, या एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए हम अपना प्रॉपर होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाए ब्रेन का, तो माइग्रेन की समस्या चालू हो जाती है। Phagocytosis, migraine is believed the disturbance of the carotid and vertebrobasilar system। कैरोटिड तो आप सब जानते ही हैं, और ये जो आप देख रहे हो है ना, ये वर्टिब्रल आर्टरी है 2, और ये बेसिलर आर्टरी है। तो दिस इज अ वर्टिब्रोबैसिलर सिस्टम।
इनमें गड़बड़ है, प्रेशर चेंजेस होते हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ा जाते हैं, ठीक। कुल मिला के वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में लग जाता है एकदम से, फिर वेसोडाइलेशन, तो दोनों समस्या हैं। तो कुल मिला के ब्रेन स्टेम को इस्चेमिया फेस होता है, तो जैसे ही ब्रेन स्टेम को इस्चेमिया फेस होता है, एकदम हमारा जो कॉन्शियसनेस है थोड़ा डिस्टर्ब होता है, हमको थोड़ा ऑरा फील होता है, आंखों के आगे अंधेरा होने लग जाता है, एकदम से डल डीजी, एकदम से एक्साइटमेंट, आंखों के आगे फ्लैशेस, ये देखने को मिलता है। ओरा जो व्यक्ति फील करता है ना, वही समझा सकता है कि उसको हो क्या रहा है, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा, आपका मरीज ओरा कुछ और टर्म्स में समझाएगा। डॉक्टर साहब मेरे को सब गुदगुली गुदगुली लग रहा है। डॉक्टर साहब अपन वो होता है ना झूला, सबसे ऊपर जब जाते हैं तो एकदम अंदर अंदर से कैसा लगता है, जैसा कहीं खाली हो गया हो, ऐसा फील होता है। तो ओरा बताने का लोगों का अलग अलग स्टाइल है। मैं एपिलेप्सी का भी ओरा बताया था, इसका भी ओरा है। ये अपने 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 बयां करने के तरीके हैं। ओरा जो फील करता है वही समझ सकता है क्या है ओरा, ठीक है। चलो, तो सीरोटोनिन लेवल गड़बड़ा जाता है, एंडोर्फिन लेवल गड़बड़ा जाता है, जिससे मूड स्विंग भी होता है। कॉज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तभी एलोपैथी इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट कॉज इज नॉट नोन। फिर भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे माइग्रेन का अटैक आता है या एग्रावेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, ओवरवर्क, इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेनापोज, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्रेन ट्यूमर, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, हेड इंजुरी, स्पॉन्डोलाइसिस, नॉइज, फ्यूम्स, परफ्यूम वर्फ्यूम, फास्टिंग, सम काइंड ऑफ द एलर्जिक फूड, चॉकलेट, चीज, ये सब अटैक को प्रेसिपिटेट करते हैं। संतरा, ठीक है। चलो, सिम्टम, ये यंग एडल्ट को ज्यादा होता है, फीमेल्स में, और ऑब्सेशनल टेम्परामेंट वाले लोग रहते हैं। ऑब्सेशनल, है ना, बहुत ज्यादा फ्यूरियस, ठीक है, एक्स्ट्रा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंटी जो लोग होते हैं ना, ऑब्सेशनल हो गए यार, ये तो ऑब्सेशन है तो। चलो, कॉल आ गया था। तो ऑब्सेशनल यानी कि बिल्कुल दीवानगी की हद तक क्या करता, बोला दीवानगी, ये वो ऑब्सेशनल बिहेवियर, टेम्परामेंट। अब क्या होता है सिम्टम में, पहला होता है प्रोडर्मल सिम्टम्स आते हैं, वीकनेस, लेसिट्यूड, डिप्रेशन, थकान, ओरा, डेजलिंग, कलर्ड लाइट्स, हॉलोज, हेमियोपिया, ऑक्यूलर पेन, फिर ये देखने को मिल जाता है। मतलब ये ओरा आपकी बुक में जो लिखा है ना, उससे मरीज कुछ और ही बताते हैं, ठीक है। हेडेक, आफ्टर द ओरा पासेस ऑफ, एक्चुअल हेडेक स्टार्ट, यूनिलेटरल और बायलेटरल हो सकता है। वैसे माइग्रेन को हेमिक्रेनिया बोलते हैं। तो ये 90%, 95% एक तरफ, एक साइड का सर दर्द होता है। आपने सेंक्यूनेरिया पढ़ी होगी, स्पाइजेलिया पढ़ी है, बेलाडोना पढ़ी है, ढेरों माइग्रेन की रेमेडीज, ठीक है। स्प्लिटिंग टाइप का हेडेक होता है, ऐसा लगता है कि कोई सर को पानी में उबाल रहा है, वेनेटम एल्बम की तरह। यूपिटरम की तरह लगता है कि टोपी पहन के यहाँ या टोपी टोपी की जगह दर्द हो रहा है। कोई को लगता है कि मेरा दिमाग फट के टुकड़े हो जाएगा। कोई को लगता है सो सो हथौड़े मार रहा है। कोई को बोलता है किसी सूजा की तरह दोनों कीले जो है घुसाई जा रही मेरे दिमाग में। सबके बयां करने के तरीके अलग अलग, ठीक है। चलो, ठीक, इतना ही है। एक अच्छा सिम्टम है, ये आप लाइको में भी पढ़ते हो, मेडोनाइनम में भी इससे कुछ रिलेटेड है। आफ्टर द अटैक इज ओवर, समटाइम देयर में बी इंक्रीज यूरिनरी फ्लो। और कभी कभी सर दर्द के बाद में कुछ लोग बहुत ड्राउजी स्लीपी भी हो जाते हैं। एकदम जब सर दर्द हो रहा था, फिर एकदम से बहुत खतरनाक गहरी नींद आ जाती है, जब सर दर्द का वो दौर खत्म हो जाता है, ठीक है। टाइम्स, टाइप्स, हेमीप्लेजिक माइग्रेन, बेसिलर यानी बेस ऑफ द ब्रेन वाला माइग्रेन, फेशियोप्लेजिक माइग्रेन, ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, रेटाइनल माइग्रेन, और भी ढेर सारे। ये मेरा ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड रेगुलेट देयर लाइफ
फिजिकल मेंटल ओवर एक्सर्शन और एंजाइटी को अवॉइड करे। रीएश्योरेंस बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि व्यक्ति चिंतित है, कोई और चिंताओं से ग्रस्त है, तभी माइग्रेन हुआ, और माइग्रेन से भी चिंतित हो जाएगा तो आप समझ सकते हो क्या हालत होगी। तो उसको बोलना अरे बहुत मरीज आए इससे, और मुझे भी है लेकिन मैं सब बढ़िया योगा कर रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग क्लास ज्वाइन कर ली, ध्यान करता हूँ, कपिल शर्मा का शो देख लेता हूँ, कॉमेडी पिक्चर देख लेता हूँ गोलमाल, तो मैं बढ़िया ठीक हूँ। रीएश्योरेंस देना जरूरी। एक्चुअल अटैक होगा तो आप एस्प्रिन डिस्प्रिन दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं। ट्रैंकुलाइजर वगैरह दे दीजिए, ट्राइका वाइका। बाकी एलोपैथ के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। इट इज ऑल अबाउट माइग्रेन। एक शब्द है, ज्यादा डीप में जाना नहीं है, क्योंकि स्पाइना बाइफिडा थर्ड ईयर का टॉपिक था, आप पढ़ चुके हो। फिर भी शायरिंगोमाइलिया, इसमें स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस होकर बाहर की तरफ आने लग जाती है। इट इज अ क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एसोसिएटेड विद द कैविटेशन इन द ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में कैविटी बन रही है कंप्रेशन की वजह से। कैरेक्टराइज बाय द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन है, जितने ट्रैक्ट है, पिरामिडल, एक्स्ट्रा पिरामिडल, ट्रैक्ट ऑफ गॉल, ट्रैक्ट ऑफ बर्डेक, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शन मिलेंगे, डिस्टर्बेंस मिलेंगे। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं मालूम, लेकिन एब नॉर्मल तरीके से सेंट्रल केनाल जो होती है स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी, वो बंद हो जाए, टीएसए इफेक्ट होने लग जाए, प्रेशर बढ़े, और ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पे वो कंप्रेशन की वजह से, इंक्रोचमेंट की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इस बीमारी का नाम है सायरिंगोमाइलिया। ये मेल में ज्यादा होता है 35-40 साल की उम्र में। लॉस ऑफ द पेन इन टेम्परेचर, क्योंकि ट्रैक्ट ऑफ गॉल उड़ गया है, कहाँ छुआ जा रहा है, वाइब्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, सब गायब। ठीक है। और दो इसको बोलते हैं स्लीव जैकेट एनेस्थेशिया या केब एनेस्थेशिया। ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब यहाँ कहीं मालूम ही नहीं पड़ रहा है। स्लीव जैकेट जहाँ मालूम ही नहीं पड़ रहा है कहाँ का। इसकी आपकी बुक में फोटो भी बना रखी है ना। ये यहाँ एनेस्थेशिया हो जाएगा। ठीक है। चलो, इसके अलावा मोटर फंक्शन, सारी मसल वास्टिंग हो जाएगी, सारे मोटर पिरामिडल एक्सटर्नल ट्रैक के फंक्शन लॉस्ट हो जाएंगे, सारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स जर्क लॉस्ट। ठीक है। चलो, इसके अलावा ऐसा स्पाइना बाइफिडा इसमें देखने को मिलता है, मैंने पहले ही बताया था। इन्वेस्टिगेशन में आप सीटी एमआरआई कराओगे होल स्पाइन, और कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी कराइए। ठीक है। एनेस्थेटिक एजेंट दे सकते हो आप, दर्द के लिए एनाल्जेसिक दे सकते हो, बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और कभी कभी कुछ लोग डीप एक्सरे थेरेपी भी कर सकते हैं। ठीक है। ये शायरिंगोमाइलिया है। नेक्स्ट टॉपिक निकालिए। ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्लिनिकल फीचर। देखो बता दूं मैं आपको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिस्क प्रोलैप्स है। ये हमारी जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है वो अपनी जगह छोड़ दे, डीजेनरेट होने लग जाए, इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। या जो भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, जो आपका नाम जो है, जिस जगह पे हो रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अ, उम्र, ये 60-70 साल की उम्र में ज्यादा कॉमन है गर्दन का। बोथ सेक्स इक्वली अफेक्टेड है। होता क्या है, द डिस्क में शो हर्निएशन लेटरली और डॉर्सिलोमीडियली, यानी पोस्टीरियोमीडियली। तो वो या तो राइट साइड से गायब हो सकती है, या फिर वो पोस्टीरियोमीडियली डायलेट हो, डिस्ट्रॉय हो सकती है। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन इन द नेक रेडिएटिंग डाउन टू आर्म। और पेशेंट कंप्लेन करता है नेक रेडिएटिंग डाउन आर्म, गर्दन से नीचे दर्द आप में जाता है। और इट इज इंक्रीज बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड जोल्टिंग। तो रस्सी कूदने से, या फिर खांसने छींकने से, है ना, झटके से, जर्क से, क्योंकि उससे क्या, दोनों वर्टिबल डिस्क के बीच में कंप्रेशन होता है, और उस वजह से दर्द बढ़ जाएगा। देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ द नेक। बिल्कुल सही बात है। डिस्फेजिया मिलेगा, पूरे हाथ पांव में अकड़न आ जाएगी, स्पासिटी आ जाएगी। ठीक है। सेंसरी लॉस भी मिलता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बट इससे कहीं ज्यादा मरीज लंबर के मिलते। फिर भी सर्वाइकल आपको बताया गया। एक वो हार्ड कॉलर आती ना, नेक हार्ड और सॉफ्ट, इस आप पहन के अपने घूमना पड़ता है, वो इसमें यूज होता है। इन्वेस्टिगेशन में आप एक्सरे करा लो, सीटी एमआरआई करा लो, बट एमआरआई बेस्ट है।
सर्वाइकल स्पाइन करा लो या होल स्पाइन, ठीक है। चलो आराम करे, एनाल्जेसिक दे, ट्रैक्शन यूज करे। तो प्लास्टिक कॉलर जो होता है वो बेस्ट है, जिससे वो मुड़ने को रोकेगी। हार्ड कॉलर बोलते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सॉफ्ट लगा लो, ठीक है। इससे ज्यादा कॉमन है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, क्योंकि ये L4 L5 पे बहुत कॉमन है। ये जो हम झुक के बैठते हैं, हम सबको फ्यूचर में समस्या होगी। और हमारा तो प्रोफेशन डॉक्टरी है, हमको तो बैठे बैठे सब काम करना है, तो हम सबको ये प्रॉब्लम होगी। ये लेटरल साइड से, पोस्टीरियर मीडियली, एंटीरियर, वो हो सकता है, बोले तो क्या, हर्निएट हो सकता है। सेम इसके भी फीचर है, कमर दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। लोअर लिम्ब में इसमें स्पाजम, लोअर लिम्ब में इसमें टिंगलिंग, नमनेस मिलेगी। और क्यों? क्योंकि L4 L5 ये फीमोरल नर्व बनाता है, ये ऑक्सीपिटल नर्व बनाता है, ये सियाटिक नर्व बनाता है। तो इन तीनों नर्व की वाट लगी, ठीक है। तो ये लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से ध्यान रखना। चलो, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ब्रेन ट्यूमर। आप चाहो तो इसके फीचर बता देता हूँ, बट ये देखो, थोड़ा सा मैंने जब सेरेब्रल हेमरेज पढ़ाया था बताया भी था, फिर बता देता हूँ। जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं, स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन, वो फ्रंटल लोब में भी हो सकता है। अब फ्रंटल लोब में 9 से लेकर 16 तक के एरियाज हैं, 3 2 1 नहीं 4 6 8 एरियाज हैं। तो वो एरियाज वाट लग जाएगी तो उसके सिम्टम्स आएंगे। पेराइडल लोब है तो 3 2 1 है, सेंसरी पैरालिसिस। टेम्पोरल लोब तो 41 42 22 जो कि ऑर्डिनरी एरियाज है। ऑसिपिटल लोब है तो उसमें विजुअल एरियाज है। तो ये सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे। और क्या हो सकता है? यदि इंटरनल टेंशन बढ़ा तो सर दर्द तो बहुत जबरदस्त होगा, हम देख चुके मेनिंजाइटिस इंसेफेलाइटिस में। वॉमिटिंग, सेरेब्रल वॉमिटिंग होगी बिना उल्टी, बिना नोजिया के। एपिलोडीमा बढ़ा चुका हूँ मैं, आपको सबसे पहला टॉपिक था। डिप्लोपिया, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कन्वर्जन, ये सब देखने को मिलता है। सबसे अच्छा इसका है एक्सरे करा लो, बट CT स्कैन इज अ वेरी गुड फॉर डायग्नोसिंग ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर साइकोटिक जो लोग होते हैं, है ना, साइकोटिक, उनको ज्यादा होता है, ठीक है। और इसमें CSF चेक करा सकते हो, वैसे CSF में कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट इसका डायग्नोस्टिक टूल है CT। ट्रीटमेंट क्या है? द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज सर्जिकल एक्सिजन। काटना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ब्रेन ट्यूमर नहीं ठीक होंगे बेटे, ठीक है। चलिए लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम खत्म हो जाएगा आज। स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप यानी बायोलॉजिकल नीड है हमारी है, फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन विद क्लोज आई। आंख बंद करके शारीरिक और मानसिक आराम महसूस करना इज अ स्लीप। इसकी क्या क्या बीमारियां होती है? पहला है डिसोम्निया या इंसोम्निया। देखो, नींद आ ही नहीं रही आपको, इंसोम्निया। लेकिन अधिकतर मरीज कौन से आते हैं मालूम? ये थोड़ी नहीं आता है। अधिकतर कौन से आते हैं साहब? 4 1 घंटे तक आती ही नहीं, आती नहीं, फिर एकदम लगती है, 1 2 घंटे लगती है और फिर वापस खुल जाती है। फिर 3 बार नींद नींद लगती है, फिर जरा 2 4 घंटे के लिए झपकी आई नहीं आई। एक बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्सोमी का, पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है। तो डिसोम्निया। इंसोम्निया इज अ कंडीशन नॉट गेटिंग स्लीप इन प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर वे। और यदि इंटरमीडिएट वेकफुलनेस है, नींद लेट आ रही है, रुक के आ रही है, बार बार खुल रही है, डिसोम्निया। फिजिकल डिस्टर्बेंस लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, REM स्लीप आ जाना। व्हाट इज REM स्लीप? रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये ड्रीमी स्लीप होती, सपनों वाली। उसमें अपने को लगता है कि अपन जग रहे हैं पर जगते नहीं। एल्कोहल विड्रॉल, है ना, एक्सेसिव पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, किडनी फेलियर और थायराइडॉक्सिकोसिस। थायरॉक्सिन बढ़ने की वजह से BMR बहुत बढ़ जाएगा, ब्रेन को ऊर्जा बहुत मिलेगी। यदि आपको ब्रेन को ऊर्जा बहुत मिलेगी तो थॉट की चेन चलेगी, और चेन ऑफ थॉट चलती रहेगी, विचार चलते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। कॉफी या कूड़ा वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर इंसोम्निया ड्यू टू थॉट की चेन, मतलब चेन ऑफ थॉट। ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल दो थोड़ा सा, एल्प्राजोलाम, लोवराप्रोजाम, इटियाजोलाम, ढेर रेमेडीज है। ट्राइका 0.25 0.5। हाइपरसोमनिया, जो हम लोगों को बीमारी है ना, BHMS वालों को, वो कौन सी बीमारी? स्टूडेंट लोगों को हाइपरसोमनिया। अभी तुम लोग 9:30 बजे उठे, अभी ये 11 बजे क्लास खत्म होगी, थोड़ा बहुत खाओगे पियोगे, वापस सो जाओगे, फिर 6 बजे उठोगे, 11 12 तक फेसबुक व्हाट्सएप चलाओगे,
फिर तो हाइपरसोमनिया, इसमें एक बीमारी है नार्कोलेप्सी, अनकंट्रोलेबल इरेस्टिबल डिजायर टू, मैं बढ़ाते 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 फिर भी 30 सेकंड बाद नींद खुले मेरी। अब आपको ये लग रहा होगा सर क्या मजाक कर रहे हो, तो कभी इंदौर आना हो तो गीता भवन आना। गीता भवन हॉस्पिटल में मेरी तो इंटर्नशिप थी, यहाँ पर नैना वगैरह मेरे कुछ बैचमेट्स हैं, वो जानते हैं। हमारी इंटर्नशिप थी 4 महीने गीता भवन हॉस्पिटल। उसमें वहाँ के सबसे मेन डॉक्टर एमडी डॉक्टर प्रदीप मेहता सर, 200 पेशेंट देखते एक दिन में, इतनी भीड़, और क्या डायग्नोसिस, स्क्रीन पाल्पेट करके बताते थे कि इसको ये बीमारी, इसको वो है। बहुत उनकी आदत थी कि हर 2-3 मिनट के बाद में उनको एक जबरदस्त 20 सेकंड 18 सेकंड का एक स्लीपिंग अटैक आता था। कई बार पेशेंट देखा, रमा भाई, रमा भाई यही बैठी, रमा भाई क्या हो रहा है, रमा भाई, और सो गए। फिर 20-30 सेकंड बाद आँख खुली, रमा भाई कहाँ है, रमा भाई, अरे बेटी क्या हो रहा है, बुखार, लिख दी दवाई, फिर सो जाएंगे। तो हमने देखा है लाइव, आप भी जा सकते हो यदि प्रदीप मेरे सर अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत एजेड है, कर रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल लाइव मिलेगा नार्कोलेप्सी, जो मैं बीमारी बता रहा था, नार्कोलेप्सी अनकंट्रोलेबल। ठीक है, एक होता है क्लीन लेविन सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जिसमें व्यक्ति को 4-4 5-5 दिन तक तलंग नींद आती है। गुरुवार सोया सोमवार उठा, बोलते ही अपने को लगेगा कि यार आज तो शुक्रवार है, लेकिन वो क्या था वार, सोमवार। एक मूवी है शायद संडे, अजय देवगन की, है ना, आयशा टाकिया की, उसको शायद ये बीमारी थी, वो बहन सोई और 2-1 दिन बाद उठी, तो पूरा एक संडे गायब हो गया उसकी लाइफ का। ऐसे एक मूवी थी, आप देख लेना, क्लीन लेविन सिंड्रोम, है ना, ऐसा भी होता है। स्लीप एपनिया, नींद में एकदम से व्यक्ति सांस भूल जाता है, एकदम घबरा के उठता है, मैं दम घुट गया, स्लीप एपनिया। ठीक है, इसके अलावा एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यूरिंग स्लीप, नाइट मेयर, नाइट मेयर मतलब कि सपनों में डरना, नाइट टेरर, चिल्लाना, चीखना, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना, स्लीप टॉकिंग, नींद में बड़बड़ाना, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, बेड वेटिंग, नींद में सुसु कर देना, रेस्टलेस सिंड्रोम, सोना बेडरूम में, निकलना किचन में, अपने पास वाले को इतनी लात मारना बेचारा सुझा दो उसको सुबह सुबह, दिस इज अ रेस्टलेस सिंड्रोम। So it is all about your nervous system, स्लीप डिसऑर्डर खत्म हो, क्लियर है। तो गुरुवार टेस्ट है, परसों हम स्टार्ट करेंगे मंडे को कोलाजन डिसीज। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे पढ़ाना है, SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, एग्जिट हो जाओ।